पढ़े थे समझ में आया था कुछ? 2-3 चीज़ें बताई थी, एकदम इजी था, आसान भाषा में था। तो 2-3 चीज़ आपको ये इंटरव्यू में पूछेंगे हमेशा। बीबीए और ईसीपी ये हमेशा पूछा जाता है। कोई भी अगर आप इंटरव्यू दोगे, मैनुअल क्वेश्चन अगर कोई आपसे पुटअप कर रहा है तो आपसे ज़रूर पूछेगा बीबीए क्या है, तो आपको बताना है टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक के ये अंदर आता है। बीबीए होता है, ईसीपी होता है। बीबीए मतलब वैसे बीबीए पूछ लिया तो ये मत सोचना कि यार पता नहीं है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का फुल फॉर्म है ना, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। और ईसीपी मतलब इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग, ठीक है। वैसे ही आपको एग्जांपल देना है। एग्जांपल भी को रिलेट किसके हिसाब से देना है कि जैसे आप किसी एप्लीकेशन में काम करते थे, अपने एप्लीकेशन में, हाँ आप तो यही बताओगे ना। जब कोई आपसे पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे थियरी पूछ रहे हो, आपने कहाँ अप्लाई किया है और पूछता है आपसे, ठीक है। अभी आप जब भी कुछ भी बताओगे, जैसे डेटा की बात बताओगे तो डेटा बता देना। हमारे में ऐसे एक सिस्टम था कि जहाँ पे मल्टीपल डेटा को टेस्ट करना था, तो एक साथ ये करना संभव नहीं था, जिसके लिए हमने क्या किया, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग बनाया, क्लास में डिवाइड किया और एक या दो डेटा को डाल के हमने चेक किया। तो चीज़ें अगर वो डेटा एक्सेप्ट की तो मतलब पास है। यही है कि इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग ऐसे ही काम करता है। और सेम जहाँ अगर डेटा की बात हुई वहाँ रेंज भी होगी, कहीं स्टार्ट होगी कहीं ख़त्म होगी, तो वहाँ पे हम क्या बता देंगे, बीबीए बता देंगे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। एक हमने बताया था आपको डिसीजन टेबल टेक्निक। डिसीजन टेबल टेक्निक में क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ वहाँ पे नहीं करेंगे, हम अपने दिमाग में करेंगे या अपने नोटबुक में करेंगे। और टेबल के बिहाफ पे हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे मल्टीपल पॉसिबिलिटी भी होती है और मल्टीपल पॉसिबिलिटी नहीं भी होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर देखें कोई एग्जांपल बाई चांस मिला तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, कुछ अगर मिल गया दिखाने के लिए आपको। देखो ये सारे एग्जांपल है डिसीजन टेबल टेक्निक। मैंने बताया था ना ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 कंडीशन, कहीं पे 3 होगा तो ये कॉलम बढ़ जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं हम नीचे कुछ जो थोड़ी आसान मिले। जैसे कि ये है ना, ये है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। तो यहाँ पे ट्राई करते पेस्ट करने के लिए ना, देखो यही चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, डिसीजन टेबल टेक्निक कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें क्या है कि कंडीशन है और रूल है। मैंने बताया था ना टोटली कंडीशन पे डिपेंड करता है और आपने क्या नियम रखा है। जैसे किसी शॉप का लेके मैंने एग्जांपल आपको दिया था, इसमें भी देखो शॉप का ही आप मैंने ढूंढा यहाँ पे ना, न्यू कस्टमर है, आपने क्या बोला कि 15% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। आपने बोला लॉयल्टी कार्ड, मैंने ओल्ड कस्टमर, वहाँ होता है लॉयल्टी कार्ड, मतलब होता है कि जो कस्टमर लॉयल होता है, जो हमारे पास रेगुलर परचेस करता है। जैसे कि डॉक्टर वगैरह के पास जाओगे ना, जो पुराने डॉक्टर होते हैं, बुढ़े डॉक्टर, वो ना एक पर्ची बनाते हैं। उस पर्ची जब आप जाओगे तो वही पर्ची निकालते हैं, इतने पर्ची में से आपका नाम ढूंढते हैं और फिर आपके पर्ची में से लिखते हैं आपकी पर्ची में। तो उनको आपका पूरा इन्फॉर्मेशन पता होता है, आप कब दवा लिए थे, कब नहीं लिए थे, आपको क्या हुआ था, इसके पहले क्या नहीं हुआ था। वैसे ही एक लॉयल्टी कार्ड होता है भैया, जो कस्टमर हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं, हमेशा आते रहते हैं हमारे पास, उसी को लॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। कंपनी में भी ये यूज़ होगा जब आपके एप्लीकेशन के बारे में कोई आपको जैसे समझाएगा, केटी देगा आपको, नॉलेज ट्रांसफ़र होता है केटी। मतलब जब कोई एप्लीकेशन पे आप काम करते हैं तो पहले उस एप्लीकेशन के बारे में आपको 1-2 दिन समझाते हैं। तो कभी ऐसे लॉयल्टी कार्ड का बात किया तो लॉयल्टी कार्ड मतलब क्या हुआ, जो आपके पास रेगुलर कस्टमर आते हैं, जो आपके लिए लॉयल है कस्टमर, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, उसको बोलते हैं लॉयल्टी कार्ड। और एक होता है कूपन कोड। कूपन कोड मतलब ये होता है कि भैया
जैसे होता है ना भैया, किसी किसी आदमी को कूपन कोड मिलता है, जैसे जो कभी कभी पहली बार, जैसे जो लकी विनर होता है ना, लकी ड्रॉ होता है, उसको कूपन कोड मिल गया तो उसको नॉर्मल कस्टमर से ज़्यादा डिस्काउंट चीज़ें मिल जाती है। तो इसलिए कूपन कोड यहाँ पे कितना रखे हैं, 20%। तो ये देखो, ये डायग्राम समझाने का मतलब ये है, आप ये समझो सिर्फ कि डायग्राम में कुछ नहीं, हम ये डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि सारी पॉसिबल सिनारियो हम कवर कर ले जाएं। अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हमसे कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, अगर डायग्राम ना बनाएंगे तो शायद एक आध चीज़ छूट सकती है हमसे, ठीक है। अगर आपसे नहीं छूटे तो आपके आने के बाद कोई दूसरा बंदा रहे उससे छूट जाएगी, लेकिन छूटेगी ज़रूर। अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाते हो तो सारी की सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हो और उसी के बिहाफ पे अपना काम करते हो। तो जैसे यहाँ पे देखो तीसरा नंबर इन्होंने बोला कि भैया कस्टमर नया है, ठीक है। जब कस्टमर नया रहेगा तो पुराना रहेगा नहीं, या तो नया ही रहेगा या तो पुराना ही रहेगा, ठीक है। और उसके पास कूपन कोड होगा, हो सकता है ना कोई कस्टमर नया है और उसके पास कूपन कोड भी है, ठीक है। तो ये पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। अब चौथा नंबर क्या है, कस्टमर नया है, पुराना नहीं है, कूपन कोड भी नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, वह पहली बार आया, हमारे पास ज़रूरी नहीं है कूपन कोड होना चाहिए। तो ये ऐसे भी सिनेरियो बन सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये था, यहाँ ये टेबल का समझाने का मतलब ये है कि कैसे कैसे सिनेरियो बन सकते हैं, आप समझो। देखो कस्टमर यहाँ पे देखो नया है लेकिन पुराना, कस्टमर एक ही होगा, या तो नया होगा या तो पुराना होगा, ठीक है। अब कूपन कोड रहे या ना रहे वो आपके ऊपर है, आप मतलब कितने लकी हो, ठीक है, आपको मिला कि नहीं मिला। तो मतलब सिनेरियो तो ऐसे भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कितना डिस्काउंट मिला, 15% ना। फिर पाँचवा नंबर देखो, ये कस्टमर क्या है, पुराना नया कस्टमर नहीं है लेकिन पुराना है और उसके पास कूपन कोड है। तो ये भी हो सकता है कि कस्टमर पुराना है और उसके पास कूपन कोड है, तो ये भी सिनेरियो बन सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग छठे नंबर पे और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो कस्टमर क्या है, यहाँ पे कस्टमर हमारा नया नहीं है, कस्टमर पुराना है और ना तो उसके पास कूपन कोड है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर पुराना है तो उसके पास कूपन कोड है, कस्टमर नया है तो उसके पास कूपन कोड है। कस्टमर है, कूपन कोड है या नहीं है, लेकिन इसकी सिनेरियो हो सकते हैं, ऐसे आदमी होते हैं कि भैया सब आदमियों को कूपन कोड नहीं मिलते ना। फिर सातवें नंबर पे जाते हैं कि देखो ना तो कस्टमर नया है ना तो पुराना है लेकिन कूपन कोड है। यहाँ पे इन्होंने 20 दिया लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो कस्टमर नया हो या तो पुराना हो, उसी के पास कूपन कोड होंगे, किसी तीसरे को कूपन कोड नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गलत बाय मिस्टेक किया है उसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेस्ट केस नहीं बनेगा यहाँ पे। या तो इसमें हमने कंडीशन रखा था ना, कंडीशन या तो कस्टमर हो, नया हो या तो पुराना हो, ठीक है। और इसमें लॉयल नहीं है, मतलब नहीं, इसका मतलब है कि लॉयल का मतलब ये नहीं है, मतलब कस्टमर या तो नया है या तो पुराना। लॉयल मतलब जो आपके पास कंटिन्यूसली परचेस करता है। अगर आप मान लो लॉयल भी नहीं है, नया भी नहीं है, या तो देखो आपके पास अगर महीने में 2 बार 3 बार भी आता है तो आपको समझ में आता है कस्टमर लॉयल है, जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास आता है। लेकिन कस्टमर कभी नहीं आता तो ना तो लॉयल है ना तो नया है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो नहीं बनेंगे। सिनेरियो ये है कस्टमर आने चाहिए और उसके बाद कूपन कोड रहे या ना रहे वो तो तीसरी बात है, लेकिन कस्टमर है कि नहीं है पहले बात तो ये देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव सिनेरियो बनेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पीछे वाला, यहाँ पे हमने बताया कि भैया ना तो कस्टमर नया ही है और ना तो पुराना है ना तो कूपन कोड ही है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं भैया, कस्टमर कुछ तो होना चाहिए, या तो नया ही रहे या तो पुराना रहे, कूपन कोड रहे या ना रहे बात की बात है। कस्टमर नया या पुराना होना चाहिए, ठीक है। और दोनों भी नहीं हो सकता कि ना मैं बोलूँ कि मैं नया भी हूँ, मैं बोलूँ मैं पुराना भी हूँ, ऐसा नहीं ना। या तो आप पुराने हो या तो आप नए हो। पहले वाले केस में देखो यही है, आप बोल रहे हो मैं नया भी हूँ मैं पुराना भी, कूपन कोड है या नया है उसको छोड़ दो, लेकिन आप नए और पुराने एक साथ नहीं बन सकते। या तो आप नए ही रहोगे या तो लॉयल ही रहोगे, कंटिन्यूसली आते रहोगे, ठीक है। आप दोनों नहीं हो सकते एक बार में, ठीक है। पहली बार आओगे तो नए हो जाओगे, अगर दूसरी बार आ गए तो लॉयल हो जाओगे, ठीक है। और वैसे यहाँ देखो ये भी क्या है हमारा नेगेटिव सिनेरियो, हम इसको भी इसी हिसाब से टेस्ट करेंगे। दूसरा नंबर पे क्या है कि भैया कस्टमर नया भी है पुराना भी है, कहाँ भी होगा कस्टमर एक ही होना चाहिए, या तो नया होना चाहिए या तो पुराना होना चाहिए। तो इससे हमने क्या किया, 8 तरह से हमने क्या किया, कवरेज किया ना, 8 तरीके से हमने टेस्ट किया। अगर हम डिसीजन टेबल टेक्निक का यूज़ नहीं करते तो हम शायद 8 तरीके से टेस्ट ना करते, हम एक ही बार करते, नया डालते फिर पुराना डालते, नया होता या पुराना होता, जो भी था। इसके पहले ऐसे ही टेस्टिंग होती थी। जब डिसीजन टेबल टेक्निक आई, मान लो 8 टेस्ट केस आपने इस पर लिख दिया, 4-5 आपने बाउंड्री वैल्यू पे लिख दिया, ऐसे 4-5 आपने उस पर लिख दिया इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग पे, तो आपने कम से कम 10-12-15 टेस्ट केस एक ही टेक्स्ट बॉक्स पे लिख सकते हो, एक ही चीज़ पे लिख सकते हो ना।
और नहीं तो वैसा क्या करते, बहुत लिखते थे 3-4 लिख पाते थे। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस कवरेज करते हैं और टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है, यही है डिसीजन टेबल टेक्निक। आपको भी ऐसे ही बताना है इंटरव्यू में। ठीक है, ये 3 चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन टेबल टेक्निक, BBA और ECP। ये 3 चीज़ आपको पूछते हैं हमेशा इंटरव्यू में, आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, और ट्राई करना है इंग्लिश में बताने के लिए, हिंदी नहीं सुनेगा कोई आपके वहाँ पे ना, तो आपको भी बताना है। लेट सपोज करके आपको उससे बोलना है ऐसे करके, मानो सर ऐसा है वैसा है, फिर मैं वहाँ से ऐसे लिया वैसे लिया। तो ये आपको अपने हिसाब से बनाना है और इंग्लिश वाले सर से आपको मिलना है, बात करना। तो आपके पास देखो ये होमवर्क है, आपको करना है सबको यहाँ क्लास में बैठ। ठीक है, एक लास्ट था हमारा, क्या था, एक था हमारा ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला है। स्टेट मतलब जैसे कोई भी स्टेट होता है, ट्रांजिशन मतलब यहाँ से वहाँ माइग्रेट करना। ठीक है, टेक्निक मतलब हम तुम जानते हैं, टेक्निक यूज़ ही कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट मतलब अलग अलग स्टेज को टेस्ट करना, अलग अलग पेज पे जाके अलग अलग पेज को टेस्ट करना, अलग अलग स्क्रीन को टेस्ट करना, यही होता है तुम्हारा स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। जैसे आप लोग जाते हो ATM मशीन में ना, ATM मशीन में जैसे अगर मान लो हमने एक कंडीशन रख दी कि भैया अगर ATM मशीन में आपने पिन कोड डाला, तीन नंबर के बाद आपने पिन कोड गलत डाला, तो आपका ATM जो है ब्लॉक हो जाएगा 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहली बार डालोगे। ठीक है, पहले बार डाले, अगर सही डाला तो आप पैसे विड्रॉ कर लोगे। ठीक है, पहली बार डाला, सही डाला, आपने पैसे विड्रॉ किया। अब पहली बार आपने गलत डाला तो आपको कौन सी स्टेज पे भेजेगा, दूसरी स्टेज पे। आप दूसरी बार सही डाले, आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, लेकिन आपने दूसरी बार भी गलत डाला तो आपको क्या करेगा, तीसरी बार में भेजेगा, लास्ट चांस। अगर आपने सही डाल दिया तो आप पैसे निकाल लोगे, और नहीं डाला तो आप क्या हो जाओगे, 24 आवर्स के लिए आप ब्लॉक हो जाओगे। फिर नेक्स्ट डे आप ट्राई करोगे वही 3 बार। अगर फिर 3 बार गलत डाले, आप व्हाट्सएप में यूज़ करते हो ना पासवर्ड, अगर मल्टीपल बार आपने गलत डाल देते हो तो 26 सेकंड का टाइम मांग लेते हैं भैया, 26 सेकंड के बाद ही जो कर सकते हो तभी करो, इसके पहले नहीं कर सकते। सेम ऐसे यहाँ पे भी किसी ने क्या लिखा है, लॉजिक लिखा है पीछे। देखो ये बिना लॉजिक का फ़ोन नहीं है, आपके पीछे जो आप पासवर्ड डालते हो, जो भी कुछ करते हो, तो किसी ने पीछे लॉजिक लिखा है कि आप 3rd टाइम से ज़्यादा या 4th टाइम से ज़्यादा जो भी लॉजिक है, उसके बाद आप गलत चीज़ें डाल रहे हो तो आप कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे भाई। ठीक है, इसमें तो हम बताया 30 सेकंड के लिए, अगर आपका 1 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा तो आप पागल हो जाओगे, फ़ोन कैसे होगा। लेकिन ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ होती है, जो हाई सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती है, वो ऐसी होती है, वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन आप जैसे यहाँ पे देखते हो, जैसे हमें पैसे मिल गए, मान लो ATM में पैसे हैं। अब जैसे हम करते हैं ना कि भैया इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग की बात करो, जैसे मान लो कि भैया हम एक रुपये से लेके 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आप 5,000 रुपये डालोगे, 6,000 रुपये निकालोगे, ऐसे 1-2 निकाल लोगे, 100 रुपये निकाल लोगे, तो आपको पता चलता है, एक अनुमान लगा लेते हो आप कि भैया 10,000 तक अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि 1 रुपये से आप क्या करोगे, 10,000 रुपये तक आप ट्रांसफ़र ही करते रहोगे। आप एक अनुमान लगा लेते हो, भैया अगर यहाँ तक चीज़ें सही चल रही है तो आगे भी चीज़ें सही चलती होगी। उसी हिसाब से ये भी है स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। भैया आप जैसे आप गलत पासवर्ड डालें, अब यहीं पे देख लो, आप जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड हुआ, मान लो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड है, फिर नीचे लॉगिन बटन है। आप यूज़र नेम सही डालो, पासवर्ड गलत डालो। ठीक है, आप पासवर्ड गलत डालो और लॉगिन बटन पे क्लिक करो तो एक नई स्क्रीन खुलती है, उसी पेज पे आप रह जाते हो। लेकिन अगर आप फॉरगेट पासवर्ड वाले लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको एक नया पेज खुलता है ना। यूज़र नेम अगर सही डालो, पासवर्ड गलत डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो तो वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर देखो वहीं पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड का एक लिंक होता है, भाई फॉरगेट पासवर्ड करो। आप जब आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पे आप पासवर्ड क्या, मोबाइल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, पुराना पासवर्ड डालोगे, नया पासवर्ड जो भी डालोगे, आप नया पासवर्ड क्रिएट करोगे फॉरगेट पासवर्ड से, तो नई स्क्रीन मिली ना। अगर लॉगिन हो गई, समझ लो सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाल दिए और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिए, तो आपके पास एक नया पेज आएगा, तो एक नया स्टेज हुआ। मतलब इसका कहने का मतलब यह है स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक का, कि आप डिफरेंट स्टेज को टेस्ट करना है आपको।
डिफरेंट स्टेज को टेस्ट करना है, डिफरेंट मतलब स्क्रीन को टेस्ट करना है। मतलब अभी ये आपके पास ये स्क्रीन दिख रही है, लेकिन अगर हमने कुछ सही यूज़र नेम और सही पासवर्ड डाला तो हमें होम पेज दिखेगा, वो दूसरा स्क्रीन हो गया। वहीं पे अगर हमें कोई तीसरा एक वहाँ पे कुछ साइन इन का बटन है, उसको दबा के उसके अंदर गए तो एक नया पेज खुलेगा। अगर वहीं कहीं अकाउंट का पेज है, अकाउंट वाले बटन पे दबाएंगे तो अकाउंट का एक नया पेज खुलेगा। तो इसका मतलब है स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक का कि आप अलग अलग स्क्रीन को टेस्ट करते हो और अलग अलग क्या करते हो, अलग अलग पेज को टेस्ट करते हो। यही है आपका स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक, ठीक है। तो आपका देखो इसके डिज़ाइन टेक्निक में यही सारी तीन चार चीज़ें थी। यही तीनों चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है भाई। BBA, ECP, डिसीजन टेबल टेक्निक और स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक, ये चार चीज़ें आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। अब एक चीज़ हम और बताने वाले थे आपको, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जैसे प्रिंसिपल होता है ना, किसी चीज़ का एक नियम होता है। जैसे आप बताते हो भैया जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर जावा में कोई चीज़ अगर ए लिखा है स्मॉल में, अगर आप कैपिटल लिखने जाओगे तो आपका गलत दिखेगा, ठीक है। ये हम और आप नहीं कहते, ये जावा का एक प्रिंसिपल उन्होंने बनाया है कि भैया आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। वैसे सॉफ्टवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी एक प्रिंसिपल है कि भैया ये प्रिंसिपल के हिसाब से ही टेस्टिंग चलती है, ठीक है। वैसे जैसे हर में होता है ना, एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होती है, उसी मूलभूत सिद्धांत के आधार पे लोग अपना काम करते हैं भैया, उसके दायरे में ही काम करते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते। हर जगह प्रिंसिपल होता है। जैसे कोई आप उसमें काम कर रहे हो, कोई जैसे क्रिमिनल में भी क्रिमिनल केस है या कोई अलग केस है, उसमें एक होता है ना भैया, आप ये काम करोगे आपको ये धारा लगेगी, आप वो काम करोगे आपको ये धारा लगेगी। कोई धारा किसी को कुछ भी उठा के नहीं दे देंगे, उनकी भी एक प्रिंसिपल है। वैसे भी यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक प्रिंसिपल है, जिसे हम आपने नहीं बनाया, पहले से बन के आ रही है। आज जब से आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट हुआ है भैया, तब से बन के आई है कि भैया एक प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे हमारा पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टिका हुआ है, ठीक है। तो जैसे एक प्रिंसिपल आपका था ये, एक आपका है भैया कि जैसे टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। इसका मतलब ये है, जाओ मुँह धो लो यार, जाओ मुँह धो, क्या सो रहे आँख बंद कर दो, हाँ जाओ मुँह धो, क्या सो जाओगे इधर तुम, ठीक है। एक है भैया आपका टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, ये अगर जो फ्रेशर या 1 साल के लिए इंटरव्यू देता है, 2 साल के लिए, उसके लिए क्वेश्चन पूछी जाती है कि भैया प्रिंसिपल बताओ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सबके हिसाब सबका क्वेश्चन बांटा गया है। आपको कभी भी कोई भी अगर मान लो अगर इंटरव्यू और आपका क्या मैनुअल टेस्टर निकला, तो सारे मैनुअल चीज़ ही पूछेगा आपसे, तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एक है प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देखो कितने, टेस्टिंग सोर्स प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। इसका मतलब यही है कि भैया कोई भी टेस्टिंग हो, कोई भी एप्लीकेशन हमारे पास आता है तो उसमें क्या होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। कोई एप्लीकेशन बन के तैयार होके आता है हमारे पास, वो क्या होते हैं, इसमें डिफेक्ट होते हैं। अब उसको हम जब टेस्टिंग करते हैं उसमें से क्या करते हैं, बग्स को फाइंड आउट करते हैं, डिफेक्ट को क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। उसको फिल्टर करते हैं, बार बार फिल्टर करते हैं, और बोलो चलेंगे, ठीक है। टेस्टिंग सोर्स प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट मतलब ये है भाई कि कोई भी एप्लीकेशन आपके पास आएगा, ठीक है, उसमें डिफेक्ट होगा, ठीक है। आपके पास बन के आया तो आप क्या करोगे, आपके पास डिफेक्ट होगा और आप उसमें से डिफेक्ट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यही है टेस्टिंग सोर्स डिफेक्ट प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट का मतलब, ये प्रिंसिपल कहता है। ये सही भी है, एप्लीकेशन कोई भी आएगा भाई डिफेक्ट होगा तभी तो हमको टेस्ट करने को मिलता है, ठीक है। और सेकंड आपका एक और है,
ठीक है, एक है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग बोलो, या कोई कोई बोलता है 100%। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल या 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। Incoming voice. एक सेकेंड, या तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग बोलो या तो 100%, दोनों का मतलब ही सेम है। ठीक है, जैसे एग्जॉस्टिव नहीं बोलने आ रहा है, उस समय याद आया नहीं याद आया, तो आप क्या बोलोगे 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ये सेकंड प्रिंसिपल कहता है हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 100% टेस्टिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार अब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन आप टेस्ट करो, आप एप्लीकेशन में से गलतियां कम कर सकते हो, ये एश्योर नहीं कर सकते भैया कि आपकी पूरी डिफेक्ट क्या हो गई, आपने सारे को निकाल लिया है, ख़त्म हो गई है। आप ये चीज़ें कभी एश्योर नहीं कर सकते। आप मान लो कई तरीके से किए, ऐसे किए वैसे किए, ये टेक्निक अपनाए वो टेक्निक अपनाए, लेकिन आप कभी 100% मान ही नहीं सकते भैया कि आपकी टेस्टिंग कंप्लीट है। ठीक है, सो ये हम नहीं कहते, जैसे न्यूटन्स लॉ होता है, आइंस्टीन की थियरी होती है, वैसे ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी एक थियरी है कि भैया ये 100% टेस्टिंग पॉसिबल है ही नहीं। आप जैसे मान लो यहाँ मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया, चेक किया, टेस्ट केस लिखे, और उस टेस्ट केस के बिहाफ, जब कोई काम करते हैं तो टेस्ट केस के बिहाफ भी करते हैं। टेस्ट केस हमारे पास है, उसी टेस्ट केस को देख के हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। भाई ऐसा होता है कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ें हमसे मिस हो ही जाती है। कभी कभी हम ऐसा होता है ना, जैसे हमने अभी जस्ट पहले ही बोला कि हम 1,000 से लेके 1 रुपये से लेके अगर 10,000 रुपये तक निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एक रुपये डाल के नहीं चेक करेंगे 10,000 तक, हम एक अनुमान लगाते हैं, हाँ भाई अब चीज़ें सही चल रही है। ठीक है, हमको लगता है भैया ये टेस्टिंग सही है, ये एप्लीकेशन जैसा हम चाहते हैं वैसे बिहेव कर रहा है, तो हम उसी के अनुमान के हिसाब से ओके बोलते हैं। ठीक है, क्यों ओके बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम होता है ना, हमारे पास कोई काम करने के लिए टाइम लिमिट होता है। ऐसा नहीं है कि भैया एक काम आपको दे दिया, आप 10 दिन से वही एक ही काम करते रहो, ढूंढते ही रहो उसमें गलती। ऐसा नहीं है, आपको डेली 3 से 4 काम करना है, 5 काम करना है, डेली आपको अपडेट देना है, डेली आपको रिपोर्ट देना है, कल आप किस पे काम करोगे उसके बारे में सोचना है आपको। तो इसलिए 100% टेस्टिंग नहीं पॉसिबल है। अगर हम, और दोबारा दूसरी बात ये भी है, अगर 100% टेस्टिंग फिर करने जाए तो उसमें आपकी ज़्यादा टाइम जाएंगे, ज़्यादा पैसे जाएंगे, फिर से रीवर्क हो जाएगा आपका, दोबारा वही काम करोगे। इसलिए 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है, तो भैया आप कब मानते हो कि आपकी टेस्टिंग कंप्लीट है? जब आप बोल रहे हो, भैया प्रिंसिपल ही बोल रहा है कि भैया 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप कैसे बताओगे भैया, हम कैसे इंश्योर करोगे कि नाउ यू विल स्टॉप द टेस्टिंग? आप कैसे बताओगे भैया कि आप मुझे टेस्टिंग को क्या करना है, बंद करना है, अब ये चीज़ें सही चल रही है? ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे सर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, जो हाई प्रायोरिटीज़ वाले डिफेक्ट है, जो ज़्यादा डिफेक्ट, जो मेजर डिफेक्ट है, उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसको रिजॉल्व करेंगे। सेकेंड काम, जितने टेस्ट केस हमारे हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, फिर एक बार मैनुअली चला के देखेंगे, ऑटोमेशन के थ्रू भी अगर सही चल रहा है, और हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है, और देखो कोई भी आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं बिजनेस में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डिलीवर भी करना है आपको। तो शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से जब देखते हैं सारी चीज़ें हम रिजॉल्व कर चुके हैं अपने एंड से, तो हम बोलते हैं भैया हाँ अब टेस्टिंग सही है। लेकिन ये प्रिंसिपल हमेशा ये कहेगा कि भैया 100% टेस्टिंग इज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% टेस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ये प्रिंसिपल हमारा हमेशा कहेगा। मान लो कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो इंडिया में सही चल रहा है, लेकिन पता चला यूएस में कुछ अलग चीज़ें आई, अलग इन्वायरमेंट में चला, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हुई, तो फिर से उस पर टेस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, कोई भी एप्लीकेशन, कि भैया अब उस पर टेस्टिंग बंद हो चुकी है, अब टेस्टिंग नहीं होती। सारे पे टेस्टिंग आज भी चालू है। कोई भी एप्लीकेशन आप XYZ यूज़ कर रहे हो, जो अगर मार्केट में अवेलेबल है, यूज़र फ्रेंडली है, उस पर टेस्टिंग लगातार चालू रहेगी और आगे भी चालू ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, फिर से टेस्टिंग करते हैं, फिर से इंश्योर करते हैं, कभी कोई दिक्कत ना आ जाए, लोग उस पर लगे होते हैं। ठीक है, इसलिए टेस्टिंग हमेशा बोलता है भैया प्रिंसिपल कि 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। बोलो। जब इंश्योर नहीं होंगे तो सर किस बेस पे हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे? नहीं, सॉफ्टवेयर तो लॉन्च होगा,
एप्लीकेशन लॉन्च होगा, फंक्शनैलिटी आएगी, किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे आप काम करोगे। आप जब काम करोगे तो आप बोलेंगे भैया जब सर आप बोलते हो कि 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है तो हम कब अपना टेस्टिंग स्टॉप करें? हमको तो लगा क्या हमको डिफेक्ट के साथ ही देते? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे डिफेक्ट साथ देना। भाई डिफेक्ट साथ दोगे तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, भैया डिफेक्ट क्यों दे रहे हो हमको, हम तो तुमको सही करने का पैसा दे रहे हैं ना, तो हमको डिफेक्ट वाला क्यों दे रहे हो? लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने हिसाब से हम क्या करते हैं, पूरे टेस्ट केस को कवर करेंगे, पहला काम, और जितने हमको डिफेक्ट दिखते हैं हाई प्रायोरिटी वाले उसको हम रिजॉल्व करेंगे। अब हमको लगता है, अब हमारा अनुमान लगता है भैया हाँ अब चीज़ें प्रॉपर चल रही है, यहाँ से भी वहाँ से भी वहाँ से भी, ठीक है, ये सर्वर पे भी सही चल रहा है, लोकल पे भी सही चल रहा है और यूएटी पे भी सही चल रहा है, तो हमारे हिसाब से अब टेस्टिंग 100% सही है। सर आप लोग डिलीवर करो, आप उनके सामने चल जाएगी, सही है। लेकिन अब आगे इन फ्यूचर की बात होती है, इन फ्यूचर की बात होती है भैया सही चलेगी कि नहीं चलेगी। तो आपको भैया ये बताना है कि सर हम पहले हाई प्रायोरिटी वाले बग को क्या करेंगे, डिफेक्ट को रिजॉल्व करेंगे, सारे टेस्ट केस को कवर करेंगे। हाँ, फिर एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अब ये एप्लीकेशन ऐसे ही बिहेव करेगा, उसी के बिहाफ पे हम अपनी टेस्टिंग को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है। मतलब इस वर्क पे हम सॉफ्टवेयर को लॉन्च नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी के बेस पर हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे कैसे करेंगे? मान लो आप जैसे किसी चीज़ को टेस्ट करते हो तो हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को टेस्ट करना है तो पहले आपको टेस्ट केस लिखना पड़ता है। और टेस्ट केस भी हमने बताया है आपको, अगर ये टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक यूज़ करोगे तो एक ही चीज़ पे आप कम से कम 15 से 20 से 25 टेस्ट केस लिख दोगे। तो अगर आप 2500 तरीके से टेस्ट कर लिए, अब आपको लग रहा है भैया कोई चीज़ छूट ही नहीं रहा है, ठीक है, और आप बड़े बड़े जो डिफेक्ट आने वाले थे उसको सबको रिजॉल्व कर दिए, अब सारी चीज़ें आपके मुताबिक चल रही है, तो आप बोलोगे भैया टेस्टिंग तो कंप्लीट है, आप जाओ। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कभी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आगे भी टेस्ट होगा चीज़ें। आज आपके एंड से सही ना, कल को दूसरे एंड पे गई, नई सर्वर पे गई, नई इन्वायरमेंट में गई, आज हम विंडो पे यूज़ कर रहे हैं, कल हम मैक पे यूज़ करें, लिनक्स पे यूज़ करें, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती है। इसलिए टेस्टिंग हमेशा चालू रहती है। इसलिए चाहे जो अमेजॉन हुआ, चाहे फ्लिपकार्ट हुआ, जो बड़े बड़े जो साइटें हैं ई कॉमर्स के, उस पर क्या आते हैं, आज भी टेस्टिंग चालू है। अगर मान लो अगर 10-15 मिनट के लिए भी अगर उसकी कुछ टेस्टिंग में दिक्कत आ गई, एप्लीकेशन अगर हैंग होने लगा, तो समझ लो अरबों खरबों रुपए का नुकसान होगा उसको, क्योंकि एट अ टाइम हम यहाँ से नहीं, इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए टेस्टिंग हमेशा रहती है भैया, मेजर फंक्शनलिटी को पकड़ के रखते हैं भैया कि चीज़ें ख़राब ना हो, पेमेंट की ख़राब ना हो। मान लो 10 मिनट पेमेंट में ही लेट हो गया तो आदमी पेमेंट ना कर पाया, अमेजॉन से फ्लिपकार्ट पे चले गया, भाई चलो फ्लिपकार्ट से ले लो, ज़रूरी तो है भी सामान, ये शायद नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है। तो उस हिसाब से भैया टेस्टिंग हमेशा चलती रहती है। लोग हमेशा बैठे होते हैं, लोग हमेशा देखते रहते हैं कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सी चीज़ें नहीं सही है, कौन सी चीज़ें सही है, सारी चीज़ एकदम ओके होती है, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग फिर भी होती रहती है, उनको लगता है कुछ नई इंप्रूवमेंट देना है क्या, कुछ नई चीज़ ऐड करना है क्या। जैसे मैंने बताया था एक पिछले क्लास में, अब एक उन्होंने नया चीज़ ऐड किया, विश लिस्ट ऐड कर दिया। आपकी जो इच्छा है, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, आगे आपके पास पैसा होगा, तो आपने ऐड टू कार्ड में रखा है, कभी उसमें ज़रूरत रहेगा तो आप ले लोगे, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे टेस्टिंग हमेशा चालू होगी। और एक थर्ड है, सर जी विश लिस्ट वाला आइडिया है वो टेस्टर डेवलपर को देता है या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है? जैसे आपने बोला कि अलग से एक नया कैटेगरी ऐड हो गया विश लिस्ट में, विश लिस्ट की ऐसा होता है रिक्वायरमेंट में आएगी, जब रिक्वायरमेंट आएगी तभी उसी के बिहाफ पे तो लोग विश लिस्ट ऐड करते हैं, डेवलपर काम करेगा, उसी विश लिस्ट के हिसाब से आप क्या करोगे, टेस्ट केस लिख के आप टेस्ट करोगे, ठीक है। सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, हम अपने हाथ से कुछ नहीं करते, रिक्वायरमेंट जैसा क्लाइंट कहेगा उसी हिसाब से हम सारा काम करते हैं, ठीक है। कोई नया फीचर ऐड हो रहा है जो कि प्रोग्राम को या फिर सॉफ्टवेयर को इनहैंस कर रहा है, तो उसमें टेस्टर का कितना रोल है? उसमें टेस्टर का बहुत रोल होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, सारी चीजें जो ऐड हो रही है रिक्वायरमेंट की बेसिस पे टेस्टर उसमें। हाँ एक सेकंड, एक होती है भैया अर्ली टेस्टिंग, तीसरी नंबर क्या है, अर्ली टेस्टिंग। और ये अर्ली टेस्टिंग कब होती है, जब रिक्वायरमेंट आता है हमारे पास, जब हमारी टेस्टिंग की प्रोसेस ही नहीं चालू है, रिक्वायरमेंट आया, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को लगता है भाई ये चीज़ें भी हो सकती है, ये चीज़ें भी हो सकती है, वो चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन उस समय हमको समझाना है भैया ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल है। उस समय जो चीज़ समझाते हैं, जो चीज़ उसमें सुधार करते हैं, उसी को बोलते हैं अर्ली टेस्टिंग। मान लो अगर हमने रिक्वायरमेंट लिख लिया कि भैया ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर एक काम करेंगे, पहला काम करेंगे डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर टेस्ट केस लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। कितने दिन, और ये काम करने में हमें कितना टाइम लग गया, समझ लो 1.5 महीने, ठीक है, 1.5 मंथ, ठीक है, मान लो 45 डेज। अब दिक्कत क्या होती है, मान लो आपने गलत रिक्वायरमेंट ही ले लिया, गलत रिक्वायरमेंट ले लिया। अब जब गलत रिक्वायरमेंट रहेगा तो गलत चीज़ डेवलप होगी और गलत चीज़ टेस्टिंग होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब गलत चीज़ टेस्टिंग होगी तो जब एक्सपेक्टेशन जब आएगी तो भैया मीट नहीं होगा क्लाइंट से, तो भैया बोलेगा रिक्वायरमेंट में आपको सुधारना चाहिए था ना, ये चीज़ें नहीं है। अब ऐसे हमने बताया भैया कोई चीज़ ऐसा है, मान लो हमने बोल दिया है गाड़ी बनानी, गाड़ी में भैया हमको 4 टायर की जगह हमको 6 टायर चाहिए, 6 के 6 आगे चाहिए, तो बोलोगे ना भैया ये पॉसिबल नहीं है, आपको 6 नहीं 8 दे देंगे, लेकिन 2 आगे 2 पीछे 2 बीच में और 2 बीच में कैसे भी दे देंगे। अब 4 और 6 के 6 आप आगे कैसे ले लोगे, वहाँ पे आपको सुधारना है ना, जो चीज़ें पॉसिबल है, या तो बोलते भैया हमको ट्रायंगल में चाहिए, ब्रेकर का पता ही नहीं चला, ऐसे ऐसे उड़ के गाड़ी चले, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं ना, हमको तो टायर सर्कल में चाहिए। जो चीज़ें मतलब हमको लगती है भैया पॉसिबल नहीं है, उसको इंस्टेंट हम वहाँ पे क्या करते हैं, बताते हैं ये रिक्वायरमेंट जो आई है आपकी, ये चीज़ें क्या है, फिजिबल नहीं है। जो चीज़ें फिजिबल होगी वही चीज़ें हम कर पाएंगे, जो फिजिबल नहीं होगी हम उसी समय बता देंगे भैया ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये काम हमारा है, ठीक है। ये तो बीए का काम है, तो बीए का काम रहेगा, तो बीए आप मान लो रिक्वायरमेंट लिख लिया, ये काम बीए भी कर सकता है। मान लो बीए ने रिक्वायरमेंट लिख के आगे पास कर दिया, जब डेवलपमेंट करने जाओगे या जब टेस्ट केस जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं, ये चीज़ें नहीं, तो आप क्या करोगे, एक रिपोर्ट भेजोगे बीए को, भैया ये पॉसिबल नहीं है, आगे बताओ फिर से उनको। या कभी कभी बीए कोई समझ लेता है इतना, तो उसको नॉलेज होता है भैया ये चीज़ें फिजिबल नहीं है, या कोई काम लेने से पहले एक बार डिस्कस करता है टीम में कि भैया ये चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट बताओ आप क्या बात करें। तो उसी समय आप अगर चीज़ों को अर्ली टेस्टिंग का मतलब ये है कि टेस्टिंग स्टार्ट होने के पहले ही टेस्ट कर देना, ठीक है। टेस्टिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है हमारे, पहले ही रिक्वायरमेंट में जो भी चेंजेस है उसको चेंजेस करके हमें सही कर देना। अगर अर्ली टेस्टिंग करने के फ़ायदा ये है भैया हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा। जितना गलत आप रिक्वायरमेंट लिखोगे उसी गलत रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपमेंट भी करोगे, और उसी जब डेवलपमेंट गलत हुआ है तो टेस्टिंग भी डेवलपमेंट के हिसाब से ही करोगे। आप जो चीज़ें बनी है रिक्वायरमेंट जो है उसी हिसाब से, तो आप गलत टेस्ट भी करोगे। तो इसीलिए अर्ली टेस्टिंग आया भैया कि आपको क्या करना है, टेस्टिंग पहले ही करना है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है टाइम और कॉस्ट दोनों बचेगा, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ आप काम करते हो तो फेजेस में काम करते हो ना, अभी ये फेज़ चालू है फिर वो फेज़ चालू है, मान लो 4 फेजेस की बात है, तीसरे फेज़ में दिक्कत हुई तो पहला दूसरा फेज़ तो हमारा ख़राब हुआ ना, गलत चीज़ों पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। और एक आपका है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, ठीक है। पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है बताओ, सर्च करो गूगल पे, जर्म्स मारने वाला, पेस्ट को मारने वाला, देखो सर्च करो। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, अच्छा कीटनाशक, ठीक। मान लो देखो इसमें क्या है कि भैया समझो आप लोग बहुत बढ़िया टेस्टर हो, ठीक है। हमने आपको ये फ़ोन दिया, हमने बोला लो टेस्ट करके दो, आपने टेस्ट किया, आपने हमें बहुत अच्छे से टेस्ट किया, 1 दिन ले लिए, 5 गलतियाँ दी, ठीक है। फिर मैंने आपको दिया, आपने फिर अच्छे से टेस्ट किया, आपने 5 गलतियाँ फिर दी, फिर मैंने आपको दिया, फिर आपने 5 गलतियाँ ही दी। आप बार बार कर रहे हो तो 5 ही गलतियाँ पा रहे हो, आप बहुत अच्छे टेस्टर हो। इसका मतलब ये होता है, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब ये होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भैया इसको टेस्ट करना है आपको, ठीक है, आपको इसको टेस्ट करना है, आपको पहले पीछे से करना है फिर आगे से करना है, फिर यहाँ से इसको खोलना है और खोल के अंदर देखना है ये चीज़ें सही चली है कि नहीं चली है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो टेस्ट करने के तरीके हैं उसको बदलना होगा। आप इसका पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब यही होता है, अगर किसी एप्लीकेशन को आप एक ही तरीके से एक ही अप्रोच के साथ टेस्ट कर रहे हो तो गलतियां मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपको अपना अप्रोच बदलना होगा,
आपको अपनी टेस्टिंग की टेक्निक बदलनी होगी, तो गलतियाँ पाने के चांसेस क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ना कि जैसे एक तरीके से आप टेस्ट कर रहे हो। इसीलिए तो बताया ना भैया, जैसे कोई काम करता है, टेस्टिंग में भी बहुत प्रकार होते हैं ना, एक ही तरह से टेस्टिंग नहीं होती। अगर आप एक तरह से टेस्टिंग करोगे तो आपको गलतियाँ कम मिलती है, लेकिन अगर आप उसी के साथ अगर उसका अपना अप्रोच बदल दोगे तो आपको टेस्टिंग मतलब गलतियाँ मिलने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपको। यही कहता है आपका पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। ठीक है, मतलब आपको अपना अप्रोच चेंज करना होगा किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए। अप्रोच चेंज करोगे तो क्या होगे, डिफेक्ट मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके नाम से क्या हाँ, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का मतलब ये होता है भैया, कीटनाशक मतलब ये होता है जैसे कोई किसान है, मान लो अगर कोई एक ही चीज़ एक ही दवा बार बार या एक ही फसल एक ही चीज़ में बार बार डाल रहा है एक ही खेत में, तो फिर क्या होता है पता है भैया, एक टाइम आने के बाद वो फसल कम हो जाती है। इसलिए बोलता है भैया फसल भी बदलो, टाइम के साथ अपने टेस्टिंग के अप्रोच को भी बदलो, आपके फसल को भी बदलो। आज आपने इसमें दाल किया है तो अगले साल गेहूं करो, अगले साल चावल करो, अगले साल मतलब अगर आप बदल बदल के खेती करोगे तो आपको क्या होगे, आपकी जो वहाँ पे जो पैदा होंगे, जो ग्रो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर आप एक ही खेत में कंटिन्यूसली 20 साल से कर रहे हो तो वहाँ पे पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए वो बोलता है भैया आप अपने अप्रोच को बदलो, आप अपने थिंकिंग को बदलो, थोड़ी दूसरी टेक्निक यूज़ करो, शायद चीज़ें ज़्यादा बेनिफिट हो। इसलिए पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का भी मतलब यही है कि आपको अपनी अप्रोच बदलनी है, आपको एक ही तरह से टेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, और एक आपका है टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हम किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो एप्लीकेशन तो भाई समझ लो हज़ारों लाखों एप्लीकेशन है, लेकिन लाखों एप्लीकेशन में ऐसा होता है ना भैया, कोई एप्लीकेशन क्या होता है हमारा, ई कॉमर्स होता है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन क्या होता है हमारा, हेल्थ केयर का होता है। ठीक है, कोई एप्लीकेशन क्या होता है हमारा, बैंक के रिलेटेड होता है। ठीक है, और कोई और भी होता है, जैसे बहुत सारे डोमेन हैं, जिस डोमेन में कोई होता है जैसे एयरलाइंस हो जाता है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल डोमेन अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, मान लो तो टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जो टेस्टिंग होती है, जैसे ई कॉमर्स में आप देखते हो आपको बहुत सारे फंक्शनैलिटी दिखते हैं, जैसे किसके रिलेटेड, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, आपको फिल्ट्रेशन के रिलेटेड, आपको मतलब कोई क्लॉथ के रिलेटेड, आपको मतलब जो भी है आपको परचेस वाली जो चीज़ें हैं टॉयज़ के रिलेटेड, सारी चीज़ की फंक्शनैलिटी अलग होती है। अब यही काम अगर आप बैंक डोमेन में चले जाओ तो वहाँ पे आप देखोगे पॉलिसी होगी। ठीक है, LIC जीवन बीमा होगा, जो भी होगा। ठीक है, टर्म्स इंश्योरेंस होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, PL होगा। ठीक है, पर्सनल लोन होगा। ठीक है, होम लोन होगा। उसकी एप्लीकेशन की डिज़ाइन, उसकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी अलग होगी एज़ कंपेयर ई कॉमर्स वाले से। मानते हो आप लोग इस बात को, भैया इसकी अलग है उसकी अलग है। जब इसकी अलग है उसकी अलग है तो दोनों की टेस्टिंग के तरीके भी अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स पे हम पेमेंट वाला देख रहे हैं तो उस पर भी पेमेंट की देखेंगे, उसकी अलग फंक्शनैलिटी है। मतलब ये है भैया जिस हिसाब से फंक्शनैलिटी है उस हिसाब से हमारी टेस्टिंग है। मतलब कोई चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ई कॉमर्स की डिपेंडेंट अलग पे है, बैंकिंग की अलग पे है, हेल्थ केयर की अलग पे है और एयरलाइंस की अलग पे है। ऐसे और भी डोमेन पड़े हैं, सबकी टेस्टिंग के अप्रोच अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में क्या होता है, ई कॉमर्स में जाओगे सारे सामान खरीदने वाली चीज़ आपको मिलेंगे। बैंकिंग में जाओगे तो आपको सारे लोन के रिगार्डिंग, आपको जीवन बीमा के हिसाब से, इंश्योरेंस के हिसाब से जो भी आपको वहाँ पे पॉलिसी होगी वो मिलेगा। हेल्थ केयर में जाओगे आपको OPD मिलेगा, प्री OPD मिलेगा, प्रिस्क्रिप्शन के रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, और मेडिसिन के रिलेटेड मिलेगा। तो सबकी फंक्शनैलिटी अलग होती है एज़ कंपेयर, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि हमारी इसकी फंक्शनैलिटी सेम है और इसकी फंक्शनैलिटी सेम है। इसीलिए बताया गया टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। सारे लोग अपने ऊपर डिपेंड हो,
हमने बताया था लास्ट क्लास में ना, जैसे अगर मान लो 10 डेटा है, आप तीसरा डेटा डाल के चेक कर लिए, आप बोलो सर 7वां नंबर तो गलत था, 7वां नंबर गलत था तो गलत है, आप तीसरा नंबर तो सही हो ना। सारे लोग अपने पे ही डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लिया हूँ। आप जाओगे काम करने तो सब अपना अपना ही वर्क दिखाओगे, ऐसा नहीं मैं मेरा भी काम बोलूँ तुम्हारा भी काम बोलूँ। तुम्हारा काम क्यों बोलो, तुम हो ना काम करने के लिए। ऐसे इसमें भी है कि भैया टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट, सबको क्या है अपना अलग अलग फंक्शनलिटी है, सबकी टेस्टिंग अपने हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। और एक तुम्हारी होती है क्या लास्ट, absence ऑफ एरर फैल्सी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि भैया मान लो रिक्वायरमेंट हमने बताया था लास्ट क्लास में, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिफेक्ट मतलब फाइंड आउट करो, ये तो मान लो ज़रूरी है, ये तो नेसेसरी है भैया, आप डिफेक्ट के लिए बने हो डिफेक्ट ले रहे हो, बल्कि उससे ज़्यादा मैंडेटरी ये चीज़ें होती है कि भैया कि आपको क्लाइंट जो चाहता है वो चीज़ें दो उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया मान लो आपने कोई रिक्वायरमेंट आई, जैसे मैंने बताया ना अर्ली टेस्टिंग में रिक्वायरमेंट गलत आई, आपने टेस्टिंग सही तरीके से कर दिया लेकिन क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस वो मीट नहीं हो रहा है, वो मिल नहीं रहा है। आपके लाख प्रयास के हिसाब से आपने बहुत अच्छी टेस्टिंग कर दी लेकिन क्लाइंट के कौन से काम की ना। इसलिए टेस्टिंग एब्सेंस ऑफ एरर फैल्सी का मतलब यही होता है कि भैया डिफेक्ट तो ढूंढो, ये तो काम सही है, लेकिन आपको साथ में ये बात भी ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन हमने बनाया है, जो एप्लीकेशन हमने टेस्ट किया है, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके एक्सपेक्टेशन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्लाइंट हमारे एप्लीकेशन बनाने या टेस्ट करने से हैप्पी है कि नहीं है, भैया उसको जो सामान दिए है वही मिला है। ऐसा नहीं कि भैया हमने कुछ गलत रिक्वायरमेंट, मान लो अगर क्लाइंट ने सही बता दिया, आपने रिक्वायरमेंट में ही गलती कर दिया लिखने में, ठीक है, आप गलत रिक्वायरमेंट लिखे तो गलत डेवलपमेंट करोगे और गलत टेस्टिंग करोगे, तो भैया क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से मिलेगा नहीं मिलेगा ना। वही हिसाब से यही है कि भैया एब्सेंस ऑफ एरर फैल्सी ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कि आप डिफेक्ट फाइंड आउट करो, बल्कि ये ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप जो चाहता है क्लाइंट जो चाहता है आपको उसको वो चीज़ दो, और वो प्रोडक्ट जो होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है वो सही प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, आप लोग 7 प्रिंसिपल है आपको। टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, या तो बोलो 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और क्या है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट और एब्सेंस ऑफ एरर फैल्सी। और एक चीज़ आपकी और रह गई, इसको बोलते हैं क्लस्टर। मतलब क्या होता है, डिफेक्ट मतलब गलती, जहाँ पे गलती मिली। क्लस्टर मतलब क्या होते हैं, बंचेस या गुच्छा, ठीक है, गुच्छा, जैसे अंगूर के गुच्छे, ऐसे चाबी के गुच्छे, वैसे ही गुच्छे। मतलब क्या होता है, डिफेक्ट के गुच्छे, बात समझो, डिफेक्ट के ही गुच्छे। तो मतलब ये होता है क्लस्टर, मतलब ज़्यादातर गलतियाँ किसी एक फंक्शनलिटी में मिली या 2 फंक्शनलिटी मिली। मान लो आपके पास 5 फंक्शनलिटी है, मेजर फंक्शनलिटी, आप 5 फंक्शनलिटी का आपको पता चला भैया कि एक फंक्शनलिटी पे हमें क्या हो रहा है पता है, 80% गलतियाँ मिल रही हैं, और बाकी 4 फंक्शनलिटी में जो है 20% गलती है। समझो बात को, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में ऐसा मतलब मान लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, बैंकिंग डोमेन से लेके पेस्टिसाइड पैराडॉक्स तक वो 5 फंक्शनलिटी है। पता चला पेस्टिसाइड पैराडॉक्स पे हमारा 80% गलतियाँ पाई जा रही है, एज कम्पेयर वो चौथे और चारों को मिला के ही 20% पाई जा रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग, मतलब ज़्यादातर गलतियाँ किसी एक पर्टिकुलर मॉडल पे पाई जाए, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी पे पाई जाए, इसी को बोलते हैं डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ठीक है। और इसी को एक नाम और बोलते हैं, इसका नाम होता है 80-20 का रेशो। मतलब 80% गलतियाँ कहाँ पाई जाए, 20% या 10% मॉडल पे, और बाकी सारी मॉडल्स में क्या है, सिर्फ 15 या 20% गलतियाँ पाई जा रही है। तो क्लस्टर ऑफ कहाँ बन रहे हैं बंचेस, जहाँ कम है ना 20% या 10% वाले फंक्शनलिटी पे, इसी को बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। जैसे कोई पूछा पैरेटो प्रिंसिपल क्या है, तो आपको बताना है भैया 80-20 का रेशो, मतलब डिफेक्ट क्लस्टरिंग के बारे में बात करना है आपको, ठीक है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग मतलब डिफेक्ट क्लस्टर, मतलब बंचेस ऑफ, गुच्छे में कहीं गलतियाँ ज़्यादा, मतलब कोई कम फंक्शनलिटी पे 10 फंक्शनलिटी है,
2 फंक्शनलिटी में हमारा 80% गलती पाई जा रही है, बाकी 8% में सिर्फ 8 फंक्शनलिटी उसमें सिर्फ 20% गलतियाँ पाई जा रही है। तो गुच्छे में गलतियाँ कहाँ पाई जा रही है? सिर्फ वो 2 फंक्शनलिटी पे, मतलब 20% ऑफ मॉड्यूल पे हमें कितना मिल रही है? 80% गलती मिल रही है। इसी को बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल। ये आपका एक लास्ट प्रिंसिपल था, डिफेक्ट क्लस्टरिंग। ठीक है, अभी आप लोग कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ये क्लास दोबारा नहीं चलेगी, कोई बताएगा भी नहीं आपको। अब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी का मतलब ये हमने बताया सिर्फ इतना है, देखो कि भैया ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है कि डिफेक्ट फाइंड आउट करना, बल्कि ये ज़्यादा आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है चीज़ की आप क्लाइंट जो चाहता है आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, आप उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दो। हमने बताया ना, गलत अगर रिक्वायरमेंट लिखोगे बाई चांस, कभी कभी हम ह्यूमन बींग्स है भैया, हमको लिखने में दिक्कत हो सकती है, हमको सुनने में दिक्कत हो सकती है, हमने गलत लिख लिया रिक्वायरमेंट मान लो, और रिक्वायरमेंट गलत लिखा, हमने मीटिंग कंडक्ट किया, आप सबको सारे दे दिए फाइल, तो क्या किया डेवलपमेंट टीम अपना डेवलपमेंट करने लगा और उसी के हिसाब से क्या करे टेस्ट केस लिखा और टेस्टिंग चालू कर दिए। अब टेस्टिंग चालू करोगे बाद में प्रोडक्ट बन के आएगा, गलत रिक्वायरमेंट थी तो गलत डेवलपमेंट होगा, और गलत डेवलपमेंट होगा, आपने टेस्टिंग सही किया लेकिन कोई फायदा नहीं, आपको चाहिए ही नहीं था, आपने बना के दे दिया झूठी दूसरा चीज़। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भैया डिफेक्ट फाइंड आउट करना, बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट जो चाहता है आपको वो मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका अब्सेंस ऑफ एरर फैलेसी है। ये 7 प्रिंसिपल है, ये 7 प्रिंसिपल आपको आने चाहिए भैया, याद रखना आप लोग 7 प्रिंसिपल और टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक। ठीक है, ये 2 चीज़ आप अभी तक पढ़ लेना, टेस्ट केस थोड़ा लिखना, 1-2 अपने हिसाब से थोड़ा नेट पे देखना, गूगल पे देखना। ठीक है, ट्राई करना, इसमें ज़्यादा ट्राई करना, हेडर्स पे कम करना, ज़्यादा कितने सिनारियो बनते हैं उस सिनारियो सोचना कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग पढ़ो इसको, बड़ा आसान है। देखो ये हर क्लास में तो पढ़ाई गई, शायद उसमें भी नहीं पढ़ाई गई, उसमें हम क्लास लेंगे बाद में। ठीक है, तो बाकी थे 5-6-7 क्लास जो आगे की है सब ने पढ़ के गए ये चीज़, तो आप लोग भी ध्यान से पढ़ो भैया, पूछा जाता है आप किसी से भी पूछोगे। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पढ़ाई जाती है जो इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आपको इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, डिफेक्ट क्लस्टरिंग, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन उठता है आपको कि भैया कब हम समझेंगे कि अब टेस्टिंग स्टॉप करना, जब बोलते हो 100% टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो हाई प्रायोरिटी वाले डिफेक्ट को हम रिजॉल्व करेंगे और टेस्ट केस के कवरेज करेंगे और शॉर्ट ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, प्रोडक्ट को देना रहेगा, तब हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग लगते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि भैया इसी के मुताबिक सारी चीज़ें सही चल रही है, तो उस हिसाब से हम बोलते हैं भैया अब टेस्टिंग इस कंप्लीट हो गई है, आप अब अगले अलग फेज पे इसको भेजो। ठीक है, तो चलो ये हो गया। एक काम आप लोग को और बताया था राहुल सर ने कि ये बता देना इनको। आप लोग अभी किस पे कोड वगैरह कर रहे हो कुछ? हाँ, नोटपैड वगैरह। आज एक चीज़ आप लोग डाउनलोड करो। ठीक है, डाउनलोड इक्लिप्स फॉर विंडो। भैया सबको करना है, हम आनंद सर को भेज देंगे, वो ये देख लेंगे। ठीक है, आप लोग अगर किसी को डाउट होगा, देखो गलत नहीं करना है, देखो एकदम लड़के गलती कहाँ करते हैं, इंस्टॉलर हमको नहीं डाउनलोड करना है, इस पर पहले वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले वाले पे क्लिक करना है, यहाँ डाउनलोड, देखो डाउनलोड 86 है, ये है ना, हमको ये वाला डाउनलोड करना है, डाउनलोड पैकेजेस, ये याद रखना, पैकेजेस पे ही क्लिक करना है आपको। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे, डाउनलोड पैकेजेस। ठीक है, डाउनलोड पैकेजेस पे जाएंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं ना, डाउनलोड मैक, विंडो, ये सब इंस्टॉलर है, यहाँ पे नहीं जाएंगे और नीचे जाएंगे, ये नहीं है, अच्छा यहाँ यही है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और ये वाला देखो, आपको यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ देखो एक मैक ओएस, ये सिर्फ आईफोन वाले चीज़ों पे चलेगा, जो एप्पल की लैपटॉप रहेगी उसके लिए इंस्टॉल होगा। ये एक लिनक्स का लैपटॉप होता है, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग है। आप लोग सब विंडो यूज़ कर रहे हो, कोई डेल HP ये सब सारे यूज़ कर रहे हो ना, तो आप लोग के लिए कौन सा है आपको बड़ा करना है, ये विंडोज़ 86 वाला 64 वाला ना, ये वाला आपको करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको एक नया पेज, देखो अब यही है आपका ये स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक,
जैसे आप क्लिक कर रहे हो, आपको नया पेज दिख रहा है, नई स्क्रीन दिख रही है। यही अब स्क्रीन पे पहुंचे, अब इस चीज़ को टेस्ट करना, यही है स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। अब आपको सीधा डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और डाउनलोड देखो यहाँ पे आपका होगा। अब इस पे जाओ, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। आप डबल टैप करके डायरेक्टली ओपन करो। ये इक्लिप्स कोई चीज़ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। इक्लिप्स एक एडिटर है जिस पे आप सारे लोग जो नोटपैड पे लिखते हो अब इसके अंदर लिखोगे। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। कोई चीज़ गलत करोगे तो आपको बताएगा भैया आप गलत लिख रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप इसको सही करो। मतलब ये आपको एक तरह से क्या देगा, सजेशन देगा कि भैया आप ये गलत लिख रहे हो, आपको यहाँ केस सेंसिटिव है, आपको आई ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, आई छोटे में लिखना चाहिए था, तो आप छोटे में लिखोगे। तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है, समझ लो ये एक तरह से ब्लैक बोर्ड है। जैसे आप बोर्ड पे कुछ लिखते हो ना, वैसे ही लिखने की एक जगह है जहाँ पे आप अपने सारे कोड लिखोगे जो आपका उस पर लिखते थे, नोटपैड पे लिखते हो, अब यहाँ पे आप यूज़ करो इसको। आपको कुछ डाउट होगा इंस्टॉलेशन में, आप आनंद सर से पूछ लो, हम किसी को और भेज देंगे, आपको इंस्टॉल करा देंगे। अब आप इस पर डबल टैप करोगे तो आपका इक्लिप्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस पर आप डबल टैप चलेगा, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। डबल टैप करोगे आपका पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इक्लिप्स करना है सारे लोग को, किसी को डाउट नहीं है इसमें, कर लोगे। देखो इंस्टॉलर नहीं करना, पैकेजेस वाला करना, ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगी तो वीडियो पूछना, नहीं तो फंस जाओगे उसी में, लगे हुए इंस्टॉल ही कर ले बैठ के उसी में, ठीक है। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं दूसरी कुछ ना।